हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज का प्रश्न यह है कि क्या इंडियन एयरफोर्स यंग पायलट्स के जीवन के साथ खेलता है। उनको ओल्ड बर्ड्स यानी कि पुराने फाइटर जेट्स दिए जाते हैं, और क्या ये एक रीज़न है कि कई बार हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है कि जो फाइटर जेट्स है वो क्रैश हो जाते हैं। एक इंडियन एयरफोर्स कि पायलट का जीवन कैसा रहता है, कैसी उनकी ट्रेनिंग रहती है, सारी रियलिटीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सऊदी अरेबिया अभी बहुत बड़ा पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया का कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक इतिहास रहा है, एक जो विचारधारा है जिसमें हम वहाबिज्म के बारे में भी आज बात करने वाले हैं, और हिस्ट्री और फ्यूचर सऊदी अरेबिया का क्या हो सकता है वो भी देख सकते हैं या फिर देखने वाले हैं। अभी एक स्कैम के बारे में हमने बात की थी, ब्लू स्मार्ट। अभी एक जग्गी ब्रदर्स जो हैं ये न्यूज़ में काफ़ी हैं, और इसी के साथ एक दूसरा है PSCL स्कैम। तो ये दोनों स्कैम्स के बारे में बात करेंगे और इन्वेस्टर्स पर इस प्रकार के जो स्कैम्स हैं इसकी क्या इम्पैक्ट होती है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बारिश को लेकर, मॉनसून को लेकर जो फोरकास्ट किया है, तो उसमें गुड बैड अगली क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और हमारे देश में जो प्रिजनर्स हैं, जो जेल में बंद है, खास करके अंडर ट्रायल्स जो हैं, उनकी हालत क्या है, और हमारा जेल को लेकर जो एटीट्यूड है दैट इज़ प्रिडोमिनेंटली कि वहाँ पर हम किसी को भेजते हैं, वजह से हम यानी कि जो सिस्टम भेजती हैं, तो क्या लक्ष्य पनिशमेंट होना चाहिए या फिर एक एटीट्यूड में चेंज आए, एक रिफॉर्म हो उस व्यक्ति में, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। दिस आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल टुडे। चलिए शुरुआत करते हैं स्कैम्स से। एनालाइज द रेगुलेटरी फेलियर्स दैट लेड टू ब्लू स्मार्ट एंड PSCL स्कैम्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इस प्रकार के जो स्कैम्स है ना, या फिर इन जनरल किसी भी प्रकार के जो स्कैम्स है, इसकी इम्पैक्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर होती है। आज से कुछ सदियों पहले आप चले जाए तो किस प्रकार के स्कैम्स होते थे। कोई एक परिवार या फिर खास करके जो शादी का माहौल होता है, तो के लोग पैसे होते हैं उनके पास, गोल्ड पहना हुआ है, चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, तो एक गांव से अपने गांव की तरफ अगर वो जा रहे हैं तो साथ में बहुत सारे लोग चलते थे ताकि एक सेफ्टी फील हो। कुछ ऐसे गार्डियन टाइप, बॉडीगार्ड टाइप लोग जो हैं वो भी साथ में चलते थे। तो उस समय पर लोगों को फिजिकली ऐसे लूटा जाता था। फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो घर में जाकर किसी की चोरी कर ली। अब वाइट कॉलर क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसमें डिजिटल अरेस्ट और ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो छोटे बड़े सभी व्यक्ति को अफेक्ट करती है, और बड़े लेवल पर इस प्रकार के स्कैम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो दो स्कैम्स हैं, आप देख रहे हैं ना कि कैसे जो स्कैम्स हैं या फिर कैसे जो एक प्रकार की लूट है, वो अब पहले फिजिकल लूट हुआ करती थी, अब जो है वो एक अलग ही डोमेन पर लूट होती है। तो ब्लू स्मार्ट और PSCL ये दो ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। ये ब्लू स्मार्ट जो है इसने कुछ 550 CR का EV स्कैम किया है। जो कैब सर्विसेज इनकी चल रही थी अब ये सस्पेंड हो चुकी हैं, और सेबी ने इन पर क्रैकडाउन किया। इनके जो प्रमोटर्स हैं उनको सिक्योरिटी मार्केट्स में पार्ट लेने से एक बैन लगा दिया है सेबी ने। और ये जो PSCL है इसका आंकड़ा तो आप देखिए, 480 करोड़ नहीं है, 4800 करोड़ नहीं है, एक और यहाँ पर ज़ीरो ऐड होता है। यस, ये 48,000 नहीं, 48,000 करोड़ का स्कैम है। और रियल एस्टेट एक पॉन्जी स्कीम जो है, ये रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई पॉन्जी स्कीम थी। और ये कोई आज की स्कीम मीन्स आज ऐसा नहीं है कि आज ये चीज़ ये न्यूज़ में इसलिए आई है या फिर करंट अफेयर्स का पार्ट इसलिए क्योंकि ईडी ने कुछ बड़े पॉलिटिशियंस पर रेड कंडक्ट की है, एंड दैट्स द रीज़न कि ये PSCL स्कैम जो है वो फिर से सामने आया है।
ये लगभग लगभग 1 दशक पुराना है। और यहाँ पर ये जो PACL स्कैम है, तो इसमें पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी, जो ये स्कैम करने वाले लोग हैं तो उनके साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनके साथ थे। और ये 2 स्कैम्स जो हैं, ये दोनों स्कैम्स, या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कैम्स जो हैं वो सामने आए हैं। इससे सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है दैट इज़ जो लोगों का ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट, और ख़ास करके जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, ये इरोड हुआ है। और पब्लिक के ट्रस्ट की बात करें तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इन पर जो ट्रस्ट होता है लोगों का, ये बिखर चुका है। वीक ओवरसाइट, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि इस प्रकार की चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं तो इन पर जो नज़र रखनी है, इनको लाइसेंस दिया, इनको परमिशन दी, तो इस पर फिर नज़र रखने की जो पूरी प्रोसेस है ये काफ़ी कमज़ोर रही। इसी के साथ साथ जब इस प्रकार की कोई स्कैम्स या फिर इस प्रकार की एक्टिविटीज़, थोड़े बहुत रेड फ्लैग्स, छोटे छोटे रेड फ्लैग्स जब देखने को मिले, तब कोई एक्शंस नहीं ली और फिर ये चीज़ें इतनी बड़ी हो गई। अब ये जो ब्लू स्मार्ट है, ये ग्रीन एनर्जी के नाम पर आजकल ये ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और इसको लेकर भारत और हमारे देश की इकोनॉमी और फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो हैं ये पिचिंग कर रही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी में, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन ब्लू स्मार्ट ने अब ग्रीन एनर्जी को भी दाग लगा दिया है। PACL की बात करें, जैसे मैंने बताया कि एक दशकों पुराना एक रैकेट है जो बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसको एक लंबे समय से एक शील्ड मिला। ये दोनों चीज़ें, ये जो एक तो वीक ओवरसाइट है, इसके बारे में हमने बात की, इसी के साथ डिलेड एक्शन, और यहाँ पर यह भी चीज़ है कि जो सपने दिखाए जाते हैं, जो कहते हैं ना 21 दिन में पैसे डबल, ये इन्फ्लेटेड प्रोमिसेस हैं कि बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं वो लिए जाते हैं। और अगेन पब्लिक ये जो फेथ है, ख़ास करके ये जो इन्वेस्टर्स हैं, वो तो अब फंस गए। यहाँ पर यूज़र्स जो हैं वो भी फंस गए। जिन लोगों ने ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए होंगे, आप सोचिए उनकी हालत क्या हुई होगी। कई लोगों ने तो बैंक में से पैसे लिए होंगे एज ए लोन। तो बहुत सारे लाखों ऐसे इन्वेस्टर्स जो हैं उनके साथ ड्यूपिंग की गई है। और ये एक ड्यूअल स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है उसको वापस रिस्टोर करना है। इसी के साथ फ्यूचर में इस प्रकार के स्कैम्स ना हो, उसको लेकर भी एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो इसमें जो अर्ली स्टेज में जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, इनको और ज़्यादा टाइटन करना, स्क्रूटिनी जो है, ख़ास करके जब पब्लिक के और इंस्टीट्यूशनल फंड्स इसमें आते हैं, हमने बायजूस के भी बारे में बात की थी, तो ऐसे जहाँ पर भी इस प्रकार की कोई डील चल रही है तो इसमें जो स्क्रूटिनी है वो काफ़ी रोबस्ट होनी चाहिए, एनहेंस्ड होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सेबी और ईडी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनके बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो दोनों एक साथ या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल एक्शन ले सकें। और इसी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे किसी भी ऐसे बैड एक्टर्स जो होते हैं उनको शील्ड या फिर उनको प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी। ये दिस विल कम फ्रॉम द टॉप लीडरशिप। जब वो ऐसे कोई MLAs, MPs या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर्स को देखेंगे कि दे आर हैंगिंग आउट विथ रॉन्ग गाइज, जिससे पार्टी की इमेज भी ख़राब हो सकती है, तो ऐसे लोगों को वार्निंग देकर समझाया जा सकता है कि भाई आप ऐसे कोई भी स्कैम्स और ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो आप इनसे दूर रहिए। और इसी के साथ जो रिफ़ंड हैं वो कैसे मिलेगा, इसको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आज भी अनआंसर्ड हैं। तो ये स्कैम्स जो हैं वो इवेंचुअली क्या करते हैं, एज ए कंट्री हमारी इमेज जो है वो ख़राब करते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि एक बार किसी को पैसे दे दिए उसके बाद उनसे वापस लेना जो है ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाती है। द रीज़न इज़ कि हमारे यहाँ पर अगर आपने एक कोर्ट केस भी कर दिया, उनके खिलाफ अगर केस फाइल किया है, तो उनको पता है कि 10, 15, 20 सालों तक इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो एक चीज़ है जो डिले है, इस डिले की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे क्रिमिनल्स जो हैं, इस प्रकार के वाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो हैं, ये आज बड़े शार्क्स बन चुके हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दिस वन इज अबाउट द ड्यूअल रोल ऑफ द मॉनसून इन इंडिया। एक तरफ मॉनसून जो है वो लाइफलाइन भी है और दूसरी तरफ नेचुरल डिजास्टर्स भी, खास करके फ्लड्स जो है वो मॉनसून की वजह से आते हैं। तो IMD का जो लेटेस्ट प्रेडिक्शन है, जिसके बारे में हमने बात की थी, मैंने आपको समझाया था कि
जो यूरेशियन स्नोफॉल है उसकी क्या इम्पैक्ट रहती है, याद है ना। तो अभी आईएमडी जो है उसने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल मॉनसून जो है इट्स गोइंग टू बी अबव नॉर्मल, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है LPA। तो इससे कुछ 105% जो है इट्स गोइंग टू बी 105% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो खेती बाड़ी पर एक तो हमें देखने को मिलेगा कि जो टोटल पैदावार है क्रॉप की तो ये अच्छी होगी, इसमें एक राइज देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 जो है दैट इज ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाएगा अच्छी जब बारिश होती है। इसी के साथ साथ जो हमारे रिजर्वॉयर्स हैं तो ये भी काफ़ी रिप्लेनिश हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ फ्लड्स के भी चांसेस हैं, वाटर लॉगिंग के चांसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। तो ऐसी सिचुएशन इस साल हमें देखने को मिल सकती है कि कुछ जगहों पर सूखा हो सकता है और कुछ जगहों पर फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है। अब गुड मॉनसून जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है रूरल इकोनॉमी। आज भी हमारे देश में 60% जितनी जो खेती बाड़ी की ज़मीन है वो रेन फेड है। रेन फेड का मतलब है कि अगर बारिश अच्छी हुई तो पैदावार अच्छी होगी, और अगर पैदावार अच्छी होती है तो जो एलाइड सेक्टर्स हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, ओवरऑल पूरी रूरल इकोनॉमी जो है इसको फ़ायदा होता है। और जब रूरल इकोनॉमी अच्छी चलती है तो मोटरसाइकिल्स की बिक्री अच्छी होती है, अर्बन एरियाज़ में बनने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं उनको खरीदने के लिए पैसे जो है वो रूरल इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के पास आएंगे, तो पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है बिकॉज ऑफ गुड रेनफॉल। इस बार आईएमडी का कहना यह है कि मराठावाड़ा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, ये सारे क्षेत्र को बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जैसे हमने देखा कि हर साल मीन्स आप जानते ही हैं कि बारिश के सीज़न में फ्लड्स की सिचुएशन जो है वो रहती है, और दिस इज़ नॉट समथिंग वंस इन ए लाइफ टाइम हैपनिंग थिंग, दिस इज़ रिकरिंग चैलेंज। ये बार बार हर साल हमें देखने को मिलता है। खास करके अर्बन फ्लड्स की बात करें तो मुंबई, चेन्नई, पुणे, राजकोट, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, ये सारे शहरों में हमें अर्बन फ्लड्स देखने को मिलते हैं। और ये सारे अर्बन फ्लड्स की वजह से, अर्बन और रूरल दोनों फ्लड्स की वजह से लॉस ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल अगर हम केरला की बात करें तो लास्ट ईयर फ्लड की वजह से कितने सारे लोग मर गए। तो लॉस ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक डिसरप्शन, ये दोनों चीज़ें जो है वो फ्लड्स की वजह से होती हैं। रूरल एरिया की बात अगर हम करें तो एक तो है कि जो रिवर बैंक्स हैं ये अनरेगुलेटेड हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, फिर एनक्रोचमेंट हो रहा है रिवर बेड्स का, और जो लो लाइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होना, फ्लैश फ्लड्स होना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसका हमें कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जो एक्सेस रेनफॉल है उसके पानी को अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। इसमें एक ऑप्शन जो आता है दैट इज रिवर इंटरलिंकिंग। अब रिवर इंटरलिंकिंग इज नॉट ए वेरी इजी टॉपिक इन द सेंस के इसके बहुत सारे इश्यूज भी हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर ज़्यादा पानी है उस फ्लड प्रोन वाटर को हम ड्राउट हिट एरियाज तक रिवर इंटरलिंकिंग के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है दैट इज चेक डैम्स। चेक डैम्स जो हैं उनके अंदर मॉडर्न सेंसर्स लगाए जा सकते हैं ताकि वाटर फ्लो को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। जो बड़े बड़े डैम्स हैं तो उनको रियल टाइम उसका डेटा जो है वो आज मिल सकता है और साइंटिफिक ऑपरेशन इसका हो सकता है। और इसी के साथ साथ इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं, इसी के साथ जो हमारे वेटलैंड्स हैं, तो इनको फिर से रीजुविनेट करना ताकि ये और ज़्यादा रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और जो रन ऑफ होता है इसको रोक सकें। इसके लिए हमें कुदरत का सहारा ही लेना पड़ेगा। अर्बन एरियाज़ की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम को ऑफ कोर्स अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग जो हैं वो अच्छे एंशियंट सिस्टम जो हैं वो हमारे देश की ऐसी थी या फिर इस क्षेत्र की ऐसी थी, तो फिर आज मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी सारी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें हैं तो हम ड्रेनेज सिस्टम को
प्रॉपर क्यों नहीं कर सकते, क्यों उनको फंक्शनल नहीं बना सकते। जो क्लॉगिंग हो जाता है इसको रोकना, जिन जगहों पर ज़रूरत है वहाँ पर इनको वाइड करना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ अर्बन एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसको मैंडेटरी बनाने की ज़रूरत है, ताकि पूरे साल आपको पानी की कोई भी अछत ना हो। तो मॉनसून को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए एक प्रोएक्टिव प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड एक्शन। लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं उनको आईएमडी से अर्ली वार्निंग्स मिल जाए, राइट। फिर कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करना, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स को लेकर ड्रिल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जब हम करें तो थिंग्स विल बी मच बेटर। मूविंग ऑन टू ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द डे, राइट। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय फाइटर पायलट्स इन इंडिया एंड द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एविएशन एक्सीडेंट्स इन द इंडियन एयर फोर्स। दोस्तों ये विषय जो है ये इम्पोर्टेंट बहुत सारे रीजंस की वजह से हैं। एक तो हमारी मिलिट्री है, ये डायरेक्टली हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसके साथ जुड़ी हुई बात है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकंड थिंग जो है दैट इज़ कि हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे जो जवान हैं, उनका जीवन कैसा है, इससे आपको एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी। और इसी के साथ साथ हो सकता है वे सारे लोग जो यूपीएससी के द्वारा ही एक एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, राइट। तो ये जो एग्ज़ाम हैं, ख़ास करके हमारी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का जीवन जो है उसके लिए आप अपने आप को कमिट कर रहे हैं। ये विषय जो है वो करंट अफेयर्स का पार्ट इसलिए बना है क्योंकि अभी एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि हमारे एक यंग इंडियन एयरफोर्स के पायलट जो हैं ये एक ऑपरेशनल सोटी में गए थे और उनका फाइटर जेट है, तो एक एक्सीडेंट हुआ। एक रूटीन मिशन के दौरान एक एक्सीडेंट होता है और हमारे एक यंग पायलट जो हैं वो मीन्स वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो ये जो उनका सुप्रीम सेक्रीफाइस है, इसके लिए हम सबको, मुझे लगता है कि द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ वी कैन प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल। उनके परिवार को भगवान ईश्वर और ज़्यादा ताकत दे, शक्ति दे, क्योंकि उन्होंने अपना एक यंग लड़का जो है वो खोया है। और ऑफ कोर्स जो आईएएफ की पूरी टीम है उनके ऊपर भी अभी दुख के बादल होंगे। जिस इंसान के साथ आपने अपने बहुत सारे लम्हे बिताए हैं और पता चलता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से अब वो नहीं रहे, तो पूरी टीम जो है उसको इसकी एक पेन होता है। क्योंकि जो फोर्सेस होती है उसमें जो भी टीम्स होती है तो सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक कम्राडरी होती है, एक बहुत ही डीप रिलेशन जो है वो उनका बन जाता है। तो ये चीज़ हुई, अभी इस पर थरो इन्वेस्टिगेशन होगी और आईएएफ के सेफ्टी रिकॉर्ड पर अभी पब्लिक डिबेट चल रही है। और ये इल्ज़ाम लग रहा है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर कि हमारे पास बहुत ही ओल्ड बर्ड्स हैं। ओल्ड बर्ड्स यानी कि ये पुराने हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स जो हैं वो फोर्स करती हैं हमारे यंग पायलट्स को कि आप ऐसे पुराने प्लेन्स जो हैं वो उड़ाइए। तो क्या ये रियलिटी है? तो ये आंसर इज़ ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, फाइटर जेट का पायलट बनना जो है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई रिस्क प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। एक फाइटर जेट जो है उसका अप्रॉक्सीमेटली जो वज़न होता है दैट इज़ समवेयर अराउंड 4000 किलोग्राम, और इसका इंजन जो है रफली स्पीकिंग 25,000 किलोग्राम फोर्स जनरेट करता है, थ्रस्ट जनरेट करता है। तो आपको चाहिए एक एक्सेप्शनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन आपके अंदर होनी चाहिए। और जब एक पायलट को सिलेक्ट किया जाता है तो एक बहुत ही रिगरस सिलेक्शन की प्रोसेस है। उसके बाद 6-7 सालों की ट्रेनिंग दी जाती है, और ये क्वालिटीज़ जैसे मेंटल एजिलिटी कितनी है, डिसीजन मेकिंग कितना फास्ट है, सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी है,
ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ किसी भी प्रकार की बांध छूट नहीं की जाती। इसका मतलब है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं होता है। और जस्ट इमेजिन कि आप बहुत ही हाई स्पीड में टर्न्स ले रहे हैं तो आपके बॉडी पर समवेयर अराउंड 8 से 9 टाइम्स जी फोर्स लगता है, जो जी फोर्स कहते हैं ना, 8 या फिर 9 जी फोर्स। तो दिस इज़ लाइक आपका जो शरीर है उसका 8-9 गुना वज़न जो है वो आप पर आएगा। तो अनट्रेन्ड व्यक्ति जो है तो वो तो बेहोश हो जाएंगे। तो एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग जो है अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग होती है, और एक पीस टाइम के अंदर भी ट्रेनिंग जो है वो चलती रहती है। रियल कॉम्बैट कंडीशन जो है वो क्रिएट की जाती है। आपने आई एम श्योर जो लेटेस्ट एक फिल्म आई थी फाइटर, ऋतिक रोशन की, वो देखी होगी। फाइटर जो है तो उसमें ग्राफिक्स थोड़े अलग लेवल के थे, लेकिन ऑफ कोर्स हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट टॉम क्रूज की जो मैवरिक आई है फिल्म कुछ सालों पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले रिलीज़ हुई, एक्सेप्शनल फिल्म है वो। तो उसमें अभी आपको देखने को मिलेगा कि जब वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है तब भी ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। और एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग जो होती है तो इसमें पायलट्स जो हैं वो अपनी लिमिट्स को हर रोज़ क्रॉस करते हैं, और इस प्रकार की एक सिचुएशन होती है, इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट किया जाता है जहाँ पर एक दूसरे के प्रति कम्राडरी है, राइट, एक हेल्थी कंपटीशन, प्रिसीजन, और इसी के साथ साथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि दे शुड बी एबल टू ट्रस्ट ईच अदर ब्लाइंडली। तो टीम वर्क, टाइमिंग, परफेक्शन, ये सारी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें कोई एक्सेप्शंस अलाउड नहीं है। इसी के साथ साथ जो फाइटर जेट के पायलट्स होते हैं ना, उनकी फिजिकल कंडीशन टॉप लेवल की होनी चाहिए। एक अगर आपको थोड़ी बहुत जुकाम भी है या फिर आपको कोल्ड है तो भी आपको बैठा दिया जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई। छोटी सी अगर यू वोंट बिलीव, अगर आपके दांत जो हैं अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो इट कैन क्रिएट ए बिग इश्यू इफ़ यू आर गोइंग अंडर जी फोर्स लाइक 7-8 जी फोर्स में। ये छोटी सी जो हमें नॉर्मल लाइफ में जो दांत में कुछ दर्द भी है तो इट विल बिकम ए वेरी वेरी बिग थिंग। तो फिजिकल फिटनेस तो मीन्स अनबीटेबल, आपकी पीक फिजिकल कंडीशन जो है वो होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू फ्लाई ए फाइटर जेट। और इसी के साथ साथ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, अल्कोहल को लेकर, स्लीप को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, राइट। कहते हैं कुछ 12 आवर्स बिटवीन ए बॉटल एंड थ्रॉटल, ऐसा एक रूल है। और जो फिटनेस रूटीन्स रहते हैं ये भी काफ़ी रिगरस रहते हैं। इसी के साथ बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि एक एरो मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, एंड दे विल मॉनिटर द हेल्थ एंड रेडीनेस ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल पायलट्स। एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सीडेंट जो है वो कोई एक चीज़ की वजह से नहीं होता है, राइट। ये मल्टीपल फेलियर्स होते हैं, एंड दैट्स द रीज़न के इस प्रकार के एविएशन जो फाइटर एविएशन एक्सीडेंट्स होते हैं। इसको एक नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं स्विस चीज़ मॉडल, कि मल्टीपल लेयर में प्रॉब्लम्स हुए और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एक तो वेदर कंडीशन, फिर पायलट का एक्सपीरियंस कितना है, एयरक्राफ्ट की कंडीशन क्या है, राइट, ये सारी चीज़ें। और जब भी इस प्रकार की कोई चीज़ होती है तो एसओपी फॉलो की जाती है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो थरो रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक फाइटर जेट पायलट जो है वो अकेला प्लेन उड़ाता है, उसके लिए एक रोबस्ट सपोर्ट इकोसिस्टम रहती है। इसमें इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस हैं, कंट्रोलर्स हैं, ये सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। और पुराने एयरक्राफ्ट जो हैं, इल्ज़ाम लगाना मीन्स बहुत ही ईजी है कि पुराने एयरक्राफ्ट हैं, ओल्ड बर्ड्स हैं, इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। लेकिन जो पुराने एयरक्राफ्ट है ना, उनके लिए भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको रिगरसली मेंटेन किया जाता है। और पायलट्स जो होते हैं वो इमरजेंसी ड्रिल्स जो हैं वो सिमुलेटर्स में प्रैक्टिस करते हैं कि मीन्स एयरफोर्स जो है तो उसकी प्रायोरिटी यह है कि अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है लेट्स से, तो प्रायोरिटी है दैट इज़ पायलट, उसके बाद आता है एयरक्राफ्ट। ऐसा नहीं है कि आपको एयरक्राफ्ट में कुछ हुआ आप मर जाना लेकिन एयरक्राफ्ट को कुछ नहीं, ऐसा एटीट्यूड नहीं रहता है। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस है, जो डेडिकेशन है, क्योंकि पायलट्स जो हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में
कितनी सारी प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल फिट रहते हैं, राइट, तो कंफर्ट, हेल्थ, बहुत सारी मीन्स कंफर्ट को सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों? नाम कमाने के लिए नहीं, अपनी ड्यूटी करने के लिए, हमेशा रेडी रहना, इतने सारे रिस्क उठाना। और पुराने प्लेन को रिप्लेस करने की बात है तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चैलेंज रहता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है। इस चीज़ को लेकर भी इट्स मीन्स डेस्क पर बैठकर यहाँ पर बातें करना इट्स वेरी इजी, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होती है। तो आईएएफ जो है इट मेंटेन्स अ रोबस्ट फ्लाइट सेफ्टी मैकेनिज्म, और कंटिन्यूसली चीज़ों को लर्न किया जाता है, राइट, इम्प्रूवमेंट्स को लेकर हर एक कोशिश जो है वो की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हैं, और हमारे जो यंग ऐसे पायलट हैं जो देश के सबसे, हम कहते हैं ना, सबसे टॉप जो लोग, देश के लिए कितने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं देश में, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते कि भाई जब चीज़ें परफेक्ट होगी तब मैं जाकर कुछ करूँगा। ये लोग इतने सारे इनपरफेक्शंस हैं इतने, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर फोकसिंग ऑन द गुड स्टफ कि चलो ये तो हैं, व्हाट आई कैन डू आई विल डू दैट। ये एटीट्यूड, ये लोग जो हैं वो हमेशा हमें इंस्पायर करते हैं। सो हैट्स ऑफ एंड बिग जय हिंद टू ऑल द जवान्स हु आर सर्विंग एंड हु डाइड सर्विंग आवर motherland. Now, dear friends, let's talk about another topic. This one is about, ये जो विषय है, this one is about prisons, right? Discuss the overcrowding crisis in India's prisons and its implications for human rights and justice delivery. हमारे देश में जो prisons हैं, they are overcrowded, right, with 131% occupancy rate. और ये जो 131% ऑक्यूपेंसी रेट है, ये हाईलाइट करता है कि ह्यूमन राइट्स की एक इमरजेंसी यहाँ पर चल रही है। 2022 की अगर हम बात करें तो जो प्रिजन की पॉपुलेशन है दैट इज़ 5.73 लाख, और जो कैपेसिटी है दैट इज़ 4.36 लाख। तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा प्रिजन नहीं है जिसमें आपको जगह देखने को मिलेगी। सारे सेल्स जो है ये ओवर क्राउडेड रहते हैं, और प्रोजेक्शन जो किया जा रहा है दैट इज़ के 2030 तक सिचुएशन ऐसी होगी कि कैपेसिटी है कुछ 5.15 लाख, लेकिन ऑक्यूपेंसी जो है इट्स गोइंग टू बी 6.8 लाख। और जब ओवर क्राउडिंग होता है तो क्या होता है, जो लिविंग कंडीशन है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर कोई सफ़र कर रहा है तो दैट इज़ अंडर ट्रायल्स। उनकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कोर्ट में डिलेज चल रहे हैं, तो उनका भविष्य जो है दे डोंट नो व्हाट विल हैपन टू देम। इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अगर आपको पता है, यू नो, इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी। अगर आपको पता है लेट्स से कि आप 2 साल के लिए जेल में हैं, आपको सज़ा मिल गई है 2 सालों के लिए, तो इसकी इम्पैक्ट अलग रहती है। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको कितनी सज़ा मिलेगी, लेकिन अभी आप जेल में बंद हैं, अभी कन्विक्शन नहीं हुआ फिर भी आप जेल में बंद हैं, ये एक टोटली डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। दिस बिकम्स वेरी अनबेरेबल। और मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो हैं वो भी प्रिजन्स में काफ़ी ज़्यादा सीवियर हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। और इतनी बड़ी इनमेट पॉपुलेशन के बीच में सिर्फ 25 साइकोलॉजिस्ट्स हैं। और जो मेंटल इलनेस है उसके बारे में आंकड़ा ये कहता है कि 2012 में जितनी मेंटल इलनेस थी उससे डबल हो चुकी है आज मेंटल इलनेस, लेकिन उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी खामी है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है इसके बारे में तो आप भूल ही जाइए, ऊपर से टॉर्चर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। मेडिकल निगलेक्ट होता है, स्टाफ शॉर्टेजेस हैं। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट्स की बात करें तो 43% की वैकेंसी है। दिल्ली में सिचुएशन ऐसी है कि 206 जो जेल में बैठे इनमेट्स हैं तो उनके बीच में एक डॉक्टर हैं। तो फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर केयर जो है जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और कुछ जगहों पर तो ऐसी सिचुएशन है कि जो करेक्शनल स्टाफ है तो उसकी 60% जितनी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगेन पॉलिटिकल विल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स,
इसके साथ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को हमें डेवलप करना पड़ेगा। ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट चाहिए, ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और इम्पोर्टेंट है कि खास करके सारे जो इनमेट्स हैं उनको लीगल एड मिले। हमारा जो फोकस है व्हेन इट कम्स टू जेल, इट इज़ अबाउट पनिशमेंट। जेल्स जो हैं दे आर नॉट जस्ट फॉर पनिशमेंट, पनिशमेंट छोटी चीज़ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिफॉर्म, कि एक व्यक्ति जब जेल में जाए तो वापस जब आएगा तो वो सुधर कर वापस आए। यहाँ पर ऐसा होता है कि वो जाएगा तो वहाँ पर एक नई टीम बनाकर आएगा, नए कॉन्टेक्स्ट क्रिमिनल दुनिया के बनाकर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिफॉर्म्स के बारे में बात की है, लेकिन सरकार की तरफ से जो एक्शन है इट हैज़ बिन वेरी स्लो एंड इनडिफरेंट। और ये जो इनह्यूमेन ट्रीटमेंट है, इसको ह्यूमेन बनाने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट ऑप्शनल थिंग, दिस इज़ मैंडेटरी। ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अधिकार हैं उसका यहाँ पर क्लियर वायोलेशन हो रहा है इनमेट्स के साथ, प्रिजनर्स के साथ। Fifth topic is about Saudi Arabia. Examine the ideological and geopolitical contradictions in Saudi Arabia's claim as a mediator of global conflicts. आज हम मैप को नहीं देखने वाले हैं। द रीज़न इसके अभी कुछ दिनों पहले भी हमने इस क्षेत्र के मैप को देखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया जो है उसका मैप या फिर वो कैसा दिखता है, ऐसा देश कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहली बार अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो लेट मी एश्योर यू कि हम मैप का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो चीज़ें अभी डिस्कस की है 2-3 दिन पहले या फिर एक हफ्ते पहले, उनको फिर से उसी मैप को देखना जो है इट बिकम्स वेरी वेरी बोरिंग फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स। द किंगडम एंड फॉर मी एज वेल, अगर रेगुलर स्टूडेंट्स को मज़ा आता है तो भी मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करना। यू कैन अंडरस्टैंड द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम ए पुरिटानिकल थियोक्रेसी टू ए ग्लोबल पीस ब्रोकर मार्क्ड बाय पैराडॉक्सेस। एक वक्त ऐसा था कि वहाबिज़म जो है उसके लिए सऊदी अरेबिया जो है वो इनफेमस था। आज सऊदी अरेबिया अपने आप को एक मीडिएटर की तरह प्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, पुरानी आइडियोलॉजी को देखेंगे और प्रेजेंट एस्पिरेशंस को देखेंगे तो बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। एक वक्त था जब जो वहाबिज़म वाली आइडियोलॉजी है उसको लिटरली एक्सपोर्ट करता था, ये विचारधारा को एक्सपोर्ट करता था ये देश सऊदी अरेबिया। कुछ सालों पहले ही अगर आप देखेंगे तो जो मालदीव्स हैं, अगर आपने देखा होगा जब आईसिस अपने पीक पर था, ISIS राइट, तो उस समय पर दुनिया के अलग अलग देशों के जो यंगस्टर्स हैं वो आईसिस को ज्वाइन करने के लिए जाते थे, यूरोप से और कितने सारे देशों से। हमारे केरला में से भी कुछ लोग गए थे और कुछ फिल्में भी बनी हैं इस पर, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी या फिर याद होगी कि मालदीव्स जो हैं, अगर आप एक देश की पॉपुलेशन और रेशियो को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि मालदीव्स से कितने सारे लोग जो हैं वो आईसिस को ज्वाइन करने के लिए यंगस्टर्स गए थे। और उस समय पर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया और मालदीव्स की जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा एक बॉन्डिंग था। मालदीव्स के कुछ एटॉल्स खरीदने की बातचीत चल रही थी, तो ऐसी सिचुएशन थी। तो साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में और दूसरे क्षेत्रों में भी ये वहाबिज़म जो है उसको थरोली प्रमोट किया जाता था बाय सऊदी अरेबिया। लेकिन आज चीज़ें जो हैं दैट इज़ बिट डिफरेंट। आज सऊदी अरेबिया जो हैं वो अपने आप को एक अलग लेवल पर प्रोजेक्ट कर रहा है। इतिहास को बहुत ही ब्रीफली अगर बर्ड्स आई व्यू ले तो मोनार्की का डोमिनेशन रहा है। गवर्नेंस जो हैं इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रूल्स राइट, इट इज़ मोर अबाउट फैमिलियल बॉन्ड्स, ट्राइबल एलिजियंसेस, इस प्रकार से। और CIA का रिपोर्ट भी आता था कि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट हैं। और जब 1973 में ऑयल एम्बार्गो हुआ तो उस समय के राजा जो थे उन्होंने कहा कि भाई फ्यूल क्रूड ऑयल जो है दैट इज़ आवर वेपन, और इसका इस्तेमाल जो है वो हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सऊदी अरेबिया आजकल बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसमें एक ब्रोकर के तौर पर अपने आप को, ब्रोकर इन द सेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे रशिया और यूक्रेन को लेकर जो चीज़ें हैं, तो रशिया और USA की जो टॉक्स चल रही हैं तो वो सऊदी अरेबिया में हुई। फिर ईरान जो है, ईरान और अरब देशों के बीच में सऊदी जो है वो इजराइल के साथ डिस्कशन कर रहा है, सऊदी जो है वो चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो अभी ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है, मीन्स अभी ये एक छवि क्रिएट की जा रही है कि ये एक पीस ब्रोकर हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान के युद्ध में भी इन्वॉल्व था, सीरिया वाले युद्ध में इन्वॉल्व था, येमन में तो जो बर्बादी हुई है,
अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये गाज़ा पट्टी के बारे में आता है ना, लेकिन अभी पता है ये जो यमन की क्राइसिस है ना, इसकी वजह से लगभग 3 लाख, पौने 4 लाख, 3,75,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। इट इज़ नॉट बिकॉज कि उनके ऊपर बॉम्ब फेंके गए, लेकिन ऐसी कंडीशन कर दी गई है वहाँ पर, फेमाइन की सिचुएशन है, दवाई नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बीमारी है, ये सारी चीज़ों की वजह से। एक तो यमन जो है वो वेस्ट एशिया का सबसे गरीब देश था, अब इसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई है, और इसमें ये जो युद्ध है उसमें डायरेक्टली सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व था, लेकिन मीडिया इन सारी चीज़ों को उतना ज़्यादा फ्रंट पेज पर कवर नहीं करता है। आर्म्स की बात करें तो जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल, सिप्री जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। तो सिप्री कहता है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया जो है वो पीस ब्रोकर बन रहा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द टॉप 5 बायर्स में, जो आर्म्स के बायर्स हैं, तो उसमें सऊदी अरेबिया का नाम आता है। एक बदलाव जो है ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के समय में हमें देखने को मिल रहा है कि वो महिलाओं को गाड़ियाँ चलाने के लिए छूट दे रहे हैं। एक नया सिटी जो है वो बन रहा है, राइट, न्योम इसका नाम है। तो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने की बात है, यहाँ पर कल्चरल लिबरलाइजेशन होगा। लेकिन यही MBS जो हैं उनका दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यू विल फाइंड के कुछ डिसेंटर्स, जैसे कि कुछ क्लैरिक्स थे, फेमिनिस्ट्स थे, बिजनेसमैन थे, तो उनको एंटी करप्शन कैंपेन के तौर पर अरेस्ट किया गया, ऐसे डिसेंटर्स को अरेस्ट किया गया। और जमाल खशोगी जो हैं तो उनको कैसे असैसिनेट किया गया था इस्तांबुल में, ये बहुत इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। तो सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं अपनी इमेज जो है इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया मीडिया, स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज़, हॉलीवुड, कितनी सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इलॉन मस्क, गोल्डमैन सैक्स, सॉफ्ट बैंक, ये सारे जो बड़े बड़े फिगर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब सऊदी अरेबिया जो है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अगर हम इसके इतिहास को देखें, कुछ हमने चीज़ें देखी, राइट, अभी सऊदी अरेबिया का फोकस जो है दैट इज़ कि अब वो सॉफ्ट पावर पर खेलना चाहता है। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ें जो हमें बहुत सारे ऐसे मीन्स यकीन नहीं आता है कि ये देश जो हैं जिस प्रकार से एक इतिहास रहा है और जिस प्रकार से वहाँ पर सिस्टम्स ऑपरेट करती है। यमन वाला एग्जांपल हमने देखा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ब्रीफली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया जो है वो ये भी करना चाहता है कि ये एक ऑथोरिटेरियन रेजीम है। MBS जो है उसके पास ही सारे पावर्स हैं, MBS के सामने कोई नहीं बोल सकता, ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर सऊदी में, राइट, आप जानते हैं। तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहाँ पर, लेकिन वो ये करना चाहते हैं कि भाई अगर जो ऑथोरिटेरियन रेजीम है अगर वो बड़े बदलाव कर रही हैं, सॉफ्ट पावर की तरफ आगे बढ़ रही हैं, राइट, और कहीं ना कहीं एक एक रिफॉर्म्स कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है, तो ऑथोरिटेरियनिज्म जो है वो भी बराबर है। सी मीन्स अभी जो भी सिस्टम्स अवेलेबल हैं उसमें सबसे बेस्ट सिस्टम जो है दैट इज़ डेमोक्रेसी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो ये नियम बनाना, ये वो एक्सेट्रा, तो कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू से दैट के दुनिया को कन्विंस करना चाहते हैं, कि नरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि ऑथोरिटेरियनिज्म इज़ नॉट बैड। अगर सही दिशा में सारी चीज़ें चल रही है तो फिर इट इज़ नॉट बैड। सही दिशा इन द सेंस कि अगर सभी को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, राइट, अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, तो फिर ऑथोरिटेरियनिज्म इज़ नॉट बैड। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी एक नरेटिव जो है वो क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर चल रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।